ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हमारा देश एक अजीब तरह की डाइवर्सिटी वाला बेहतरीन मुल्क है। इस मुल्क की बुनियादी सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता पर रखी गई थी और हर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर सेक्टर में इस बैलेंस को बरकरार रखे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सेकुलरिज्म आज भी कायम है? क्या वाकई में मुस्लिम लीडर जो खुद को कौम का रहबर समझते हैं वो इस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ये बस उनके भाषणों और लफ्जों तक ही महदूद है? आजादी का 78 साल बाद हमारे समाज के सामने एक नया जिन निकलकर सामने आया है जिसका नाम है वक्फ बिल संशोधन। वैसे तो वक्फ बोर्ड का नाम सभी ने सुना है, लेकिन असल में ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इस बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने वक्फ बोर्ड के नियम और कानून इतने उलझे हुए बना दिए थे कि किसी आम आदमी को इसे समझने के लिए जैसे लॉ की डिग्री लेनी पड़ती। तो आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की और उसके हालिया संशोधन बिल की, और जानेंगे कि 2024 में बीजेपी सरकार ने इस बिल में क्या बदलाव किया और 2025 में इस वक्फ बोर्ड में क्या संशोधन लागू हुआ। हम ये भी जानेंगे कि क्या वाकई में वक्फ के कानून में बदलाव जरूरी था। क्यों आज मुस्लिम समाज के उलेमा, मौलाना और नेता इस मुद्दे पर इतना शोर मचा रहे हैं? क्या यह सच में सही है या नहीं? क्या वाकई में यह बिल मुस्लिम समाज के लिए कोई परेशानी खड़ी कर रहा है? इसके अलावा आज की वीडियो में हम वक्फ बोर्ड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानने वाले हैं जो अभी तक किसी ने कवर नहीं की। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। YouTube इन सभी वीडियोस को लिमिटेड कर देता है। अगर आपको इस वीडियो पर एड्स ना दिखें तो कुछ डोनेशन की कोशिश जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमारे चैनल को मंथली डोनेशन देने के लिए भी आगे आएं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। वक्फ का इतिहास। वक्फ का मतलब होता है किसी संपत्ति जैसे जमीन, मकान, दुकान को धार्मिक या समाज सेवा के लिए हमेशा के लिए दान कर देना। इस टर्म को इस्लाम में वक्फ बोलते हैं। जैसे कोई जमींदार या जागीरदार अपनी जमीन किसी मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल, अनाथालय वगैरह के लिए वक्फ कर दे तो वो जमीन उसकी निजी संपत्ति नहीं रही, बल्कि वो अल्लाह की राह में समाज के कल्याण के लिए दान कर दी गई है। भारत में जब मुस्लिम सुल्तान और नवाबों का राज चल रहा था तब इन लोगों ने लाखों एकड़ जमीन मस्जिद, मदरसों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के नाम वक्फ कर दी थी। मुगल काल और बाद के नवाबों के दौर में जमींदारों और रईसों ने बड़ी मात्रा में भारत की जमीनें वक्फ की थी। ये एक तरीके की चापलूसी ही थी जो उस दौर के मुस्लिम साम्राज्य में खुद को मुस्लिम शासकों की नजर में उनका खास बनाने की एक चाल थी। ये जमीनें वक्फ करके ये नवाब और जमींदार ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने बड़े ईमान वाले और रहमदिल हैं, जो कि मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए अपनी जमीनों को वक्फ कर रहे हैं। ध्यान रहे कि ये जमीनें ना तो इनके पुरखों की थीं और ना ही इनकी खरीदी हुई थी, बल्कि ये जमीनें भारतीय लोगों से छीनी और लूटी गई थीं। इसलिए जितनी भी चाहो वक्फ कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। इसके अलावा इतिहास में जमीनें वक्फ करने का एक और अजीब एग्जाम्पल मिलता है। मुगल काल और इसके बाद के नवाबों के दौर में जमींदारों और रियासतों द्वारा बड़ी मात्रा में वक्फ की गई ये जमीनें राज्य कर यानी टैक्स से मुक्त होती थीं, यानी जमीनों पर बादशाह टैक्स नहीं लगाता था। यह उस वक्त का टैक्स बचाने का एक तरीका था। इसी तरह से यह समानांतर धार्मिक जमींदारी बन गई। मतलब कि उस दौर में ये जमींदार अपनी जमीनों का बड़ा हिस्सा वक्फ कर दिया करते थे और उसका इस्तेमाल भी लगातार करते रहते थे ताकि उनका टैक्स बचे। जैसे आज के टाइम में अमीर लोगों ने टैक्स बचाने के लिए ट्रस्ट को डोनेट करने का सिस्टम बनाया हुआ है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सत्ता संभाली तो उन्होंने भारत में एक बहुत बड़ी समस्या देखी, और वो थी लोगों की वक्फ की हुई बेतरतीब जमीनें। अंग्रेजों ने यह पाया कि इन जमीनों का कोई स्पष्ट मालिक या लीगल दावेदार नहीं है। कई मामलों में तो वक्फ संपत्तियां निजी संपत्तियों के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। तो उन्होंने 1923 और 39 में वक्फ संपत्तियों के लिए कानून बनाए जिसमें वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखा जा सके और फौरन उन संपत्तियों को चिन्हित करके सुरक्षित किया जा सके और उनका इस्तेमाल उस काम के लिए किया जाए जिसके लिए इन संपत्तियों को वक्फ किया गया था, जिसके लिए अंग्रेजों ने एक वक्फ एक्ट बनाया।
आजादी के बाद कांग्रेस का खेल शुरू। 1947 के बाद वक्फ की संपत्तियां भारत सरकार की निगरानी में चली गईं, लेकिन इन जमीनों की धार्मिक प्रकृति की वजह से सीधा हस्तक्षेप नहीं किया गया और यहीं से शुरू हुआ वक्फ के कंधों पर मुसलमानों का राजनीतिक फायदा उठाने का दौर। 1947 के बाद जब जिन्ना की मुस्लिम लीग ने भारत को 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था और मुस्लिम्स ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में भारत से अपना संपत्तियों का बंटवारा कर लिया था, तब कांग्रेस गवर्नमेंट के पास यह सुनहरा अवसर था कि वो इस वक्फ बोर्ड को निरस्त कर दें, यानी खत्म कर दें। पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि भारत में वक्फ संपत्ति लगभग 9 लाख एकड़ में फैली हुई है। जी हां, ठीक सुना आपने, ये एक बड़े राज्य यानी सूबे के बराबर है। इस वक्फ की संपत्ति को अगर एक साथ जमा किया जाए तो इससे भारत के अंदर एक नया बड़ा सूबा या राज्य बन सकता है, जिससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस ने अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए इस वक्फ बोर्ड का राजनीतिकरण करके मुस्लिम वोट पाने के लिए इसे बरकरार रखा। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से ही वक्फ बोर्ड को अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने मौलवियों, धार्मिक नेताओं और मुस्लिम ट्रस्टियों को वक्फ बोर्ड में जगह दी और इसके बदले में उनको मिला मुस्लिम समाज का एक अटूट समर्थन। इससे हुआ यह कि वक्फ बोर्ड में नियुक्तियां राजनीतिक सिफारिशों से होने लगी, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, वक्फ बोर्ड पर शुरुआती लोगों का कब्जा जम गया और यहीं से वक्फ बोर्ड के 20 ठेकेदारों वाली बात शुरू होती है, जो एक मजाकिया तंज के तौर पर शुरू हुई थी। वक्फ की दौलत, अल्लाह के नाम पर खेल, अपने लोगों से मजहब के नाम पर ठगी। आज भारत में वक्फ की संपत्तियां करीब 8.98 लाख एकड़ से ज्यादा है और अगर इनका सही से इस्तेमाल हो तो हर साल 10,000 करोड़ की कमाई करना संभव है, जो कि भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ी रकम बनती है, जिससे इस समाज को मॉडर्न एजुकेशन के साथ वेल्थी लाइफ भी दी जा सकती है। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हकीकत क्या है? तो चलिए इसका पता लगाते हैं। 17 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी ने भारत में मुसलमानों को सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ बताया था। शॉर्ट में इस कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो हमें पता चलता है आर्थिक स्थिति, मुसलमानों की आर्थिक हालत दलितों से भी खराब पाई गई। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत कम, केंद्र सरकार में सिर्फ 4.9%। शिक्षा, स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा, उच्च शिक्षा में भागीदारी बहुत कम, सिर्फ 3% मुसलमान ग्रेजुएट थे। सामाजिक स्थिति, बैंक लोन मिलना मुश्किल, घर और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब, पुलिस और प्रशासन में मुसलमानों की कम मौजूदगी। मुस्लिम सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों को सच्चर कमेटी के बारे में नहीं पता, उनको बता दूं कि सच्चर कमेटी भारत सरकार द्वारा गठित एक आधिकारिक समिति थी। इसे 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने गठित किया था। इसका नेतृत्व न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर ने किया था। इस समिति का काम भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना और सरकार को सुझाव देना था। अब ये बात आखिर समझ में नहीं आई कि जिस मुस्लिम कम्युनिटी के पास इतनी संपत्ति हो वो इतना ज्यादा गरीब कैसे हो सकते हैं, जिसका सीधा साधा जवाब है कि समाज की संपत्तियों के बने हुए वक्फ बोर्ड में काम कर रहे लोग ईमानदार नहीं हैं और ये चरम घोटाले कर रहे हैं। और मैं फिर एक बार बता दूं कि अब तक वक्फ बोर्ड में कोई भी गैर इस्लामी इंसान नहीं है, ये सब अहले ईमान और बेहतरीन इस्लाम फॉलो करने वाले लोग ही हैं। तो आइए जानते हैं कि मुस्लिम समाज के इन बेहतरीन ठेकेदारों ने किस तरह से गरीब मुसलमानों का हक मारकर किस तरह के घोटाले किए। वक्फ बोर्ड के घोटाले और विवाद। कर्नाटक वक्फ बोर्ड लैंड घोटाला। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसकी अनुमानित राशि 2.35 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी। यह घोटाला कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 2012 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में उजागर किया गया था। इस रिपोर्ट में कुछ प्रमुख मुस्लिम नेताओं के नाम शामिल थे, जिन पर वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। नंबर 2, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने ओखला क्षेत्र में 36 करोड़ की जमीन खरीदी, जिसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया। ईडी ने इस मामले में 110 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। ईडी का दावा है कि खान ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर देकर प्राप्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है। खान पर वक्फ बोर्ड में 32 लोगों की अवैध नियुक्ति का भी आरोप है, जिनमें से कई उनके परिवार या रिश्तेदार बताए गए हैं।
ईडी ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर 2024 को उनके ओखला स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वो न्यायिक हिरासत में है। नंबर 3, वक्फ बोर्ड और अंबानी संपत्ति विवाद। 1986 में करीम भाई इब्राहिम नामक एक व्यक्ति ने मुंबई स्थित ये जमीन वक्फ बोर्ड को धार्मिक शिक्षा और अनाथालय के निर्माण के लिए दान की थी। 2002 में मुकेश अंबानी ने लगभग 4532 वर्ग मीटर का यह प्लॉट 21 करोड़ में खरीदा। यह सौदा वक्फ बोर्ड की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किया गया था, जिसमें 2/3 बहुमत से मंजूरी आवश्यक थी। इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और यह मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। यह ध्यान देने वाली बात है कि अंबानी फैमिली ने यह प्रॉपर्टी पूरी ईमानदारी से पैसे देकर खरीदी है। तो फ्रॉड किसने किया, ये आप बताइए। यही वो मामला है जिसके 2024 में अचानक सोशल मीडिया पर आने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर घोटाले की बातों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और सरकार को वक्फ संशोधन प्रक्रिया में तेजी लानी पड़ी। इसके अलावा ना जाने कितने ही ऐसे विवाद हैं जो आए दिन सामने आते रहते हैं, जिनमें सबसे मुख्य है अवैध कब्जा और बेहद कम किराया। वक्फ बोर्ड के मुस्लिम अधिकारी बहुत सस्ते किराए में देश की प्राइम लोकेशन को किराए पर जगह दे देते हैं और कई दशकों से आज तक वही किराया वसूला जा रहा है, जिससे इस बोर्ड को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि ये लोग उनसे अलग से पैसा नहीं वसूल रहे होंगे। जैसे दिल्ली का एक मॉल विवाद, जिसमें एक पूरे मॉल को केवल 100 रुपए महीना जमीन किराए पर दी हुई है, जिसका असल किराए की कीमत लगभग 50 लाख से 2 करोड़ के बीच होनी चाहिए। यह विवाद तब सामने आया जब वक्फ के मुस्लिम अधिकारी उस मॉल मालिक से पहले से मिलने वाले लाखों रुपए की रिश्वत में इजाफा करने को कह रहे थे। ऐसे ही ना जाने कितने प्रकार के विवाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर चल रहे हैं। देश में लगभग 8000 वक्फ संपत्तियों के केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। 1954 एक्ट धारा 40। धारा 40 वक्फ अधिनियम 1954 का ही हिस्सा थी, जिसे 1954 में कानून के रूप में पारित किया गया और 1955 में इसे लागू किया गया। इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है, भले ही उसका कोई रिकॉर्ड पहले से मौजूद ना हो। धारा 40 को 1954 में बनाया गया और 1955 में लागू किया गया और यह आज भी विवाद का कारण बनी हुई है, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड को बिना सबूत के संपत्ति पर दावा करने का विशेष अधिकार दिया गया है। 1954 में भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। उस समय नेहरू सरकार ने मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेने के लिए कई नीतियां बनाई, जिसमें धारा 40 मुख्य थी। धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकते हैं, भले ही उनके पास उसका कोई ठोस प्रमाण ना हो। यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक हितों को सुरक्षित करने की कोशिश थी, लेकिन बाद में इस कानून का दुरुपयोग होने लगा। विभाजन के बाद कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए और उनकी छोड़ी हुई संपत्तियां वक्फ संपत्ति बताकर कब्जा की जाने लगी। भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय को यह डर था कि उनकी धार्मिक संपत्तियां निजी हाथों में चली जाएंगी, इसलिए सरकार ने वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां दी। कई जगहों पर वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद बढ़े, खासकर उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में। नेहरू सरकार ने धारा 40 मुस्लिम समाज के विश्वास को जीतने और उनसे वोट लेने के लिए बनाई थी, पर इस गलत कानून ने गरीब मुसलमानों को ही लूट लिया। वक्फ बोर्ड और आम मुस्लिम। वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड को लेकर आम मुसलमानों में अवधारणा बनाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित के लिए पैसा जुटाकर उनके ऊपर खर्च करता है, जबकि हकीकत कुछ और है। मदरसों में कोई फंड नहीं, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए खाली जगह नहीं, गरीब मुस्लिम्स के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं, यहां तक कि वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई मुस्लिम कॉलेज या हॉस्पिटल तक नहीं बनाया। पर यह मुस्लिमों के लिए कई सारी योजनाएं कागजों में चलाता है। इन योजनाओं से होने वाले फायदों का कोई रिकॉर्ड किसी भी सरकारी साइट या विभाग के रजिस्टर में मौजूद नहीं है। यहां तक कि कोई मुस्लिम शख्स भी सामने नहीं आया जिसको वक्फ बोर्ड की योजनाओं से फायदा मिला हो। तो आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? चलिए समझते हैं कि वक्फ बोर्ड किस तरह से योजना चलाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना यानी QWBTS और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना यानी SWDP के तहत वक्फ संपत्तियों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2019-20 से 23-24 तक QWBTS के तहत 23.87 करोड़ और SWDP के तहत 7.16 करोड़ खर्च किए गए, पर इनका कोई लाभान्वित इंसान नहीं मिला। ये योजनाएं केवल कागजों पर हैं और इसका पैसा यही बोर्ड मेंबर्स गबन कर जाते हैं।
वक्फ बोर्ड ने अपने पैसे से कोई स्कूल, मेडिकल कॉलेज या अस्पताल बनाने की कोई बड़ी योजना नहीं बनाई है। अधिकांश वक्फ संपत्तियां धार्मिक या किराए पर दी गई संपत्तियां हैं, जिनका उपयोग शैक्षणिक या चिकित्सक उद्देश्यों के लिए भी नहीं किया जा रहा। वक्फ बोर्ड की कमाई का फायदा मुख्य रूप से मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और गरीबों की मदद में लगाया जाना चाहिए था। कुछ जगहों पर छोटी शिक्षण और धार्मिक संस्थाएं चलाई जाती हैं, लेकिन आज तक कोई वक्फ का सरकारी स्कूल या हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। हालांकि वक्फ बोर्ड ने उंगलियों पर गिने जा सकने वाले कुछ हॉस्पिटल, कॉलेज या अनाथालय वगैरह को सिर्फ जमीन दी है। वक्फ बोर्ड दावा तो करता है कि उसकी आय का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आवासीय सहायता, पर वो कहीं दिखती नहीं। हालांकि खाद्य सहायता और मकान किराया माफी जैसी योजनाओं को चालू तो किया, पर केंद्रीय स्तर पर कोई विस्तृत और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़े नहीं है। बस वक्फ बोर्ड के अंडर जो कुछ पुरानी और ऐतिहासिक मस्जिदें और मुगल मॉन्यूमेंट आते हैं, ये बोर्ड वहां पर कुछ दरारों की मरम्मत करता जरूर नजर आ जाता है। बस यही काम इस बोर्ड ने किया है आज तक आम मुसलमानों के लिए। अगर वक्फ की कमाई और खर्चे पर कोई ITR डालकर हिसाब मांगा जाता है तो जवाब आता है कि ये धार्मिक संस्थान है, जो कि ITR के दायरे में नहीं आता। यानी ये लोग गरीब मुसलमानों के हक के पैसे का हिसाब भी नहीं देते। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वक्फ बोर्ड पर छाती पीटने वाले मुस्लिम नेता और उलेमा। वक्फ बोर्ड में ज्यादातर मेंबर जीते हुए मुस्लिम MLA और विधायक को ही चुना जाता है, या फिर किसी ऐसे मौलाना या शख्स को मैनेजर बनाया जाता है जिसका मुस्लिम समाज में थोड़ा बहुत नाम या रुतबा हो। वक्फ बोर्ड के मैनेजर को मुतवल्ली कहा जाता है, और यही मुतवल्ली इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और सरकार की सांठ-गांठ से गरीब मुसलमानों का हक का पैसा खाते हैं। यही एक वजह है कि आम मुस्लिम को वक्फ संशोधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको कभी कोई सुविधा मिली ही नहीं। पर ये रसूखदार लोग मुस्लिम समाज को भड़काकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ करना चाहते हैं, जिससे इनकी अंधी कमाई सालों साल चलती रहे। इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है, चाहे वह अनाथालय हो, स्कूल या अस्पताल, तो क्या ये जरूरी है कि उसका फायदा सिर्फ मुस्लिम समाज को ही मिले? भारतीय संविधान सबको बराबरी का हक देता है। फिर ऐसे वक्फ संस्थानों में कोई गैर मुस्लिम बच्चा पढ़ाई क्यों ना करे? कोई गरीब हिंदू अनाथ वहां सहारा क्यों ना पाए? लेकिन जैसे कोई गैर मुस्लिम अपने अधिकार की बात करता है, तुरंत धर्म के ठेकेदार और मौलाना संविधान की दुहाई देने लगते हैं। अब देखिए, कुछ समय पहले कुछ हिंदू मंदिरों में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगी तो पूरे देश में तूफान मच गया। ये असंवैधानिक है, धार्मिक भेदभाव है, भारत की आत्मा के खिलाफ है। लेकिन वहीं जब वक्फ बोर्ड में महज 2 गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की बात आई तो इन्हीं लोगों के सीने में दर्द होने लगा। सवाल यह है, संविधान तब याद आता है जब बात गैर मुसलमानों की आती है, लेकिन खुद के दायरों में संविधान को ताक पर रख दिया जाता है। अगर दरगाहें सबके लिए खुली हैं तो वहां चढ़ावे का पैसा हर धर्म से आता है। फिर क्या वो चढ़ावा सिर्फ एक मजहब की सेवा में जाएगा? सच्चाई यह है कि जब बात चंदे के धंधे की हो तो वहां सबका स्वागत है, लेकिन जब बात हिस्सेदारी की हो तो संविधान और मजहब की दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। अब आप खुद सोचिए कि इबादत है या इंटरेस्ट का खेल? वक्फ बोर्ड का असली सच और 2024 का नया कानून। वक्फ संपत्ति को लेकर लंबे समय से देश में विवाद होता आ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 2024 में वक्फ कानून में बड़ा बदलाव किया है, जिसे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से जाना जा रहा है। यह बिल संसद में 27 मार्च 2024 को लोकसभा में पेश हुआ, 4 अप्रैल 2024 को पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास किया गया और अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद है वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाना, भ्रष्टाचार रोकना और जमीन विवादों को खत्म करना। अब तक क्या होता था, किसी भी जमीन को वक्फ घोषित कर दिया जाता था बिना किसी पुख्ता सबूत के। असली मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे, उसको साबित करना पड़ता था कि जमीन उसकी है, ना कि वक्फ बोर्ड की। पर अब यह सिस्टम बदला जा रहा है। वक्फ संशोधन 2024 में क्या बदला गया है, आइए समझते हैं। वक्फ घोषित करने के लिए अब वक्फनामा यानी लिखित दस्तावेज जरूरी होगा। बिना दस्तावेज के जमीन हड़पने का खेल खत्म। वक्फ बोर्ड में अब सिर्फ एक ही सोच के लोग नहीं होंगे, 2 गैर मुस्लिम विशेषज्ञ, 2 मुस्लिम महिलाएं, यानी हर वर्ग की भागीदारी, पारदर्शिता और संतुलन। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड अब डिजिटल पब्लिक पोर्टल पर होगा, जिसे हर कोई देख सके,
क्या सच क्या झूठ। बोर्ड के पैसों की जांच सीएजी या सरकार द्वारा नियुक्त ऑडिटर करेंगे। चंदा और कमाई का पैसा कहां जा रहा है सबके सामने होगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। पहले लोग फंसे रहते थे, अब न्याय का रास्ता खुल गया है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम समाज को इसका स्वागत क्यों करना चाहिए। क्लियर है, पैसे का सही इस्तेमाल यानी अनाथालय, स्कूल और अस्पताल के लिए होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में जगह मिलेगी। बाहरी निगरानी से ईमानदारी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, यह कानून ना तो किसी धर्म के खिलाफ है ना ही पक्ष में। यह सिर्फ भरोसे और न्याय को मजबूत करता है। अब वक्फ जमीनों पर लड़ाइयां नहीं, समाज की भलाई होगी। वक्फ संशोधन 2024 एक जरूरी कदम है जो वक्फ की आड़ में हो रहे खेल को रोकने और आम मुसलमान को उसका हक दिलाने की दिशा में बढ़ाया गया है। अब बात सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि व्यवस्था की है। क्यों मच रहा बवाल? बात शुरू होती है 2024 से, जब सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को संसद में पेश किया। इस बिल का मकसद था वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना, फर्जी दावों को रोकना और वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही तय करना। लेकिन इस बिल को सीधा पास नहीं किया गया, बल्कि इसे 2025 में जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया ताकि वो इसकी जांच पड़ताल करें और सुधार सुझाएं। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी और उसमें कुछ सिफारिशें दी। इसके बाद इस बिल को थोड़ा संशोधित करके 8 अप्रैल 2025 को संसद में पास किया गया और फिर लागू कर दिया गया। अब यहीं से हंगामा शुरू हो गया। कुछ मुस्लिम संगठन और विपक्षी पार्टियां कहने लगी कि सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत छीन रही है, मुस्लिमों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, धार्मिक आजादी पर हमला हो रहा है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। कहा गया कि मुसलमानों की जमीन और अधिकारों पर हमला है, जबकि होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है यह कानून सभी के लिए है। इसमें ना तो कोई धर्म खतरे में है और ना ही कोई संपत्ति छीनी जा रही है, बल्कि इससे वक्फ बोर्ड का सिस्टम और मजबूत होगा, पारदर्शी होगा और कोई भी फर्जी दावेदार अब संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकेगा। मुद्दा साफ है, सरकार सिस्टम ठीक करना चाहती है और कुछ लोग अपनी दुकानें बंद होते नहीं देखना चाहते। वक्फ संपत्तियों पर कब्जा, चोरी और घोटाले बंद होंगे तो सबसे ज्यादा फायदा गरीब मुसलमानों को ही होगा। तो फिर इसका विरोध करने का मतलब उठना ही नहीं चाहिए। आज की वीडियो से हमें पता चलता है कि वक्फ बोर्ड ने आज तक गरीब मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक खास वर्ग के लोगों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए इसको जिंदा रखा और फिर इसको कानूनी रूप से चलने वाला भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। जिन गरीब मुस्लिम के हक इस बोर्ड को चलाने वाले कौम के रहबरों ने मारे थे, आज वही लोग उन गरीब मुस्लिम्स को भड़काकर इस बिल को वापस करवाना चाहते हैं ताकि उनका भ्रष्टाचार का बिजनेस ऐसे ही चलता रहे। अगर आप भी एक रैशनल मुस्लिम हैं, सोच रखते हैं, तो इस्लाम पर सवाल उठाएं या ना उठाएं, लेकिन वक्फ बोर्ड पर आपको भड़काने वाले लोगों से सवाल जरूर उठाएं। उनसे पूछें कि वक्फ बोर्ड ने आज तक उनके लिए क्या किया। आंखें खोलें और अपने हकों के लिए लड़ना सीखें। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।